साहू जी समझ में आ रहा है? चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। मैंने आपको हिंदी में कुछ टर्म बताए थे, हिंदी शुरू करेंगे आज, मैथमेटिक्स में खत्म करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स ठीक है। अमन शुक्ला वहां से पहुंच गया। चलो शुरू करते हैं क्लास। तो हम लोगों ने हिंदी में क्या क्या पढ़ लिया है, तो थोड़ा सा भाई ब्रीफ हिस्ट्री बच्चों के लिए। नए बच्चे बोल रहे थे कि हमें नहीं पता है सर, तो ब्रीफ हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ रहे थे हिंदी में। तो हिंदी में हमने आपको सबसे पहले बताया था स्वर, है ना। पहले आपको क्या बताया था, वर्ण के बारे में। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण क्या है, जैसे कि वर्ण जो होते हैं ये सबसे छोटी अवस्था है। किसी भी हिंदी को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या जानना होता है, वर्णों के बारे में। ठीक है, वर्ण, जैसे आपको वर्ण पता है हमारे हिंदी में कुल मिला के कितने वर्ण होते हैं, तो 52। कितने वर्ण हैं, 52 वर्णों का समूह है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, वर्णमाला। क्या बोलते हैं हम लोग, वर्णमाला। वर्णमाला में क्या क्या हम पढ़ते हैं, तो वर्णमाला हमको पता होगा वर्ण किससे किससे मिलकर बना है। वर्णमाला, माला जैसे क्या होता है, जैसे आपका एक हम हार पहनते हैं ना, हार में कैसे हमको वर्णों का, वैसे समझ लो वर्णों का ये हार है, इसे बोलते हैं वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्ण आपको पता है कुछ कुछ भागों में डिवाइडेड है, कुछ कुछ भागों में हम इसे पढ़ते हैं। जैसे इसमें होते हैं स्वर, इसमें होते हैं व्यंजन, इसमें होते हैं स्वर, इसमें होते हैं व्यंजन, इसमें होगा क्या, अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। क्या होता है, अयोगवा। अयोगवा स्वर होता है। और क्या होता है इसमें, संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्या होता है इसमें, संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन आता है इससे रिलेट करके। ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या कुल मिलाकर हमारे हिंदी में है 11। कितने हैं, 11। शुद्ध व्यंजनों की संख्या अगर हम बोले तो हमारे हिंदी में है 25। कितने शुद्ध व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अयोग वाक कितनी है, 2। अयोग वाक कितनी है, 2। और इसका कितना है, 3 है कि 4 है, 4 है। कितने हैं, 4। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है चारों। स्वर की संख्या, शुद्ध स्वरों की संख्या है 11, शुद्ध व्यंजनों की संख्या है 25, शुद्ध अयोग वाक कितने हैं, 2, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। इसमें से प्रश्न कैसे आता है ये भी मैंने बताया था। स्वर, स्वर को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। स्वर जो होते हैं या तो घोष हो सकते हैं या अघोष हो सकते हैं, या तो ये दीर्घ हो सकता है या तो ये लघु हो सकता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें से लघु स्वर कौन सा है और दीर्घ स्वर कौन सा है, इसमें से घोष स्वर कौन सा है और अघोष स्वर कौन सा है। ठीक है, स्वर की संख्या कितनी है, 11। ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको पता है अ आ ई उ ए ओ अम आहा, तो ये क्या होते हैं, अम आहा जो होंगे वो स्वर नहीं है, उसे हम बोलते हैं अम। अम आहा, अम आहा किसमें आता है, अयोगवा में। अम और आहा किसमें आता है, अयोगवा में। अम और आहा किसमें आएगा, अयोगवा में। याद रखना, अम एंड आहा ये आएगा अयोगवा। ठीक है, स्वर क्या आएंगे, क ख अ आ ई। अब देखो अ बोलने में कम समय लगा, ये घोष आएगा, सॉरी अघोष आएगा। और क्या आएगा, घोष, है ना। बोलने में भी लगता है टाइम लगता है, कम टाइम लगता है। अ आ ई उ ए ओ अम आहा। लेकिन यहाँ पे आपने कुछ कुछ चीजों को ध्यान नहीं दिया। आ ई किस में आएगा, अघोष में। ई किस में आएगा, अघोष में। ई के बाद ई उ ए ये सब घोष है कि नहीं। हाँ है ना, तो वहां तक 3 ही घोष होते हैं, बाकी सब घोष होते हैं। बट अगर दीर्घ की बात करें तो 4 होते हैं। 4 होता है। लघु कितना होता है, 4 होते हैं। अ ई उ ए, इन दोनों चारों को लघु बोला जाता है, जबकि घोष में 3 होते हैं और लघु में 4 होते हैं। याद रखना, छोटी सी पॉइंट है, प्रॉब्लम दे सकता है। याद रखना, लघु स्वरों की संख्या है 4, जबकि अघोष स्वरों की संख्या 3 है। ए को घोष बोला जाता है जबकि ए को इसमें लघु बोला जाता है।
ये छोटी सी बात ये बता दिया। व्यंजन होते हैं 25। आपको पता है व्यंजन को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये 5 वर्ग कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट है ना, क आएगा, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट होता है ठ ड ढ फिर ट थ ड ध न, फिर ट थ ब भ म। तो ये होता है आपके 5 व्यंजनों को हमने 5 वर्गों में विभाजित किया है। क ख ग घ अंग, च छ ज झ ई ट थ ड ढ ढ प फ ब भ म, ट थ द ध न, प फ ब भ म। इसमें क वर्ग को कंठ वर्ण बोलते हैं, क्योंकि पांचों वर्ण कहाँ से बजाते हैं, कंठ से। याद रखना। ख क्या है, ख किस प्रकार का व्यंजन है, तो कंठव्य व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, कंठव्य, क्योंकि इससे बोला जाता है, इसे क वर्ग को कंठ से ही बोला जाता है। याद रखना, बोल के भी देख सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। च छ ज झ ई या, च छ ज झ ई या, इसे तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, तालव्य। तालु से बोला जाता है। यहाँ से कर देख रहा हूँ, च छ ज, तो जीभ जो है ऊपर तालु में टच करेगा। फिर जो ट होगा, ट, तो तालु से ऊपर क्या होता है, मूर्धन्य। क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो तालु से ऊपर होता है, इसे बोलते हैं मूर्धन्य। मूर्धन्य के बाद त थ द ध न, इसे बोलते हैं दंतव्य। ये सब क्वेश्चन आता है ना, दंतव्य। त कहाँ से, त वर्ग कहाँ से बचता है, दांत से। तो त बोलने से हमारा दांत ऐसा टच करता है। त बोलने से जीभ हमारा पीछे जाता है। च बोलने से टच करता है यहाँ पे। क बोलने से कंठ से निकलता है। और जब प होता है, प को बोलते हैं होस्ट, होंठ से होता है। ये आता है ना, होंठ से बोलते हैं हम लोग। प फ ब भ म। तो ये आपको याद होना चाहिए, पूरा 2 नंबर आता ही आता है, 2 नंबर आता ही आता है, एकदम अच्छे से याद रखना। किसे बोलने में हमारा पिच ज्यादा लगता है, तो पीएससी वालों, व्यापम वालों तो और अच्छे से याद कर लो इसको, है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। हिंदी में से 2, आपका हिस्ट्री में 2 नंबर से ज्यादा आता है, हमारे में 2 से ज्यादा आता है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से शुरू होता है हमारा। अयोग व अमा याद हो जाएगा। संयुक्त व्यंजन किसको बोलेंगे, क्या बताया था, छ प्र ज और श, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसके बाद हाँ, एक होता है उष्म व्यंजन, मतलब बोलने से उसमें गर्मी निकले। श, शक्कर का श, सरौता का श, षटकोण का श और ह, सबको बोलने से हवा बाहर निकल। तो ये सब क्या कहते हैं, उष्म। ठीक है, उष्म व्यंजन। ठीक है, है ना। ये आपका है पूरा कंप्लीट क्लियर, बहुत अच्छे समझ गए होगे। तो ये हमारा होता है वर्ण। वर्णों के विकार को, वर्णों के विकार को क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। वर्णों के विकार को क्या बोला जाता है, शब्द बोला जाता है। या वर्णों को आपस में मिलाने से किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। वर्णों को आपस में मिलाने से किसका निर्माण होता है, शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, अब शब्द कैसे बनते हैं, तो वर्णों को आपस में, वर्णों के विकार से जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है, परिणाम प्राप्त होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शब्द। जैसे कि क म और ल, या क और म, क और म क्या आ जाएगा, कम, शब्द बन गए, है ना। क और म, क और अ क्या बन गया, काबर बना ना। मतलब क्या हो रहा है, वर्णों का। अब यहाँ पे किसका किसका मिश्रण है, क और आ का। ठीक है, ये याद रखना। सेकेंड बात, कभी भी कोई भी व्यंजन जो है वो बिना स्वर के बन ही नहीं सकता। क किससे मिलकर बना है, क और अ से। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए नीचे में हलंत लगा ना, इसका मतलब ये शुद्ध व्यंजन है। अब ये शुद्ध व्यंजन होगा, इसमें से अ अलग हो चुका है, इसका मतलब याद रखना। हलंत लगा तब समझ लेना ये शुद्ध व्यंजन है। शुद्ध व्यंजन का प्रतीक ऐसा होता है, शुद्ध व्यंजन का प्रतीक क्या होता है, ऐसा होता है, याद रखना। ठीक है, ये आपका शुद्ध व्यंजन, क्योंकि क में क और अ दोनों मिला हुआ है। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा बच्चों। तो ये कंप्लीट होता है आपका। अब देखिए वर्णों को आपस में मिलाने से शब्द, शब्दों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। वाक्य कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाक्य होता है सकर्मक वाक्य, अकर्मक वाक्य। वाक्य होता है शुद्ध वाक्य और अशुद्ध वाक्य। वाक्य क्या होते हैं, शुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी। अब बताओ भाषा क्या होता है, भाषा क्या होता है,
बहुत बढ़िया। अपने मन में उठ रहे विचारों को जिस भी तरीके से आप क्या करते हो, व्यक्त करते हो, उसे हम भाषा कहते हैं। समझ गए? अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं है। भाषा अपने विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। जैसे सामने वाले को सिंधी आती नहीं और आप सिंधी बोलोगे, क्या अपने विचार को समझ पाएगा? जैसे एक गूंगा है, उस गूंगे की भाषा को आप नहीं जानते हो, तो गूंगा भी एक बोलता है अपने तरीके से, उनके में भी होता है, ब्रेल लिपि होता है उनके में, वो ब्रेल लिपि से बोलते हैं। आप ब्रेल लिपि नहीं जानोगे, क्या उसके बात को समझ पाओगे? क्या नहीं समझ पाओगे, है ना? च्युइंगम खा के पूजा बोलेगी, हम समझ पाएंगे क्या? नहीं तो समझ पाएंगे, क्योंकि च्युइंगम पे ध्यान रहेगा उसका। तो कहने का मतलब है कि हम भाषा क्या है, हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और कुछ नहीं, याद रखना। ठीक है, समझ गए? ये होते हैं भाषा। भाषा होता है, अब भाषा कई प्रकार का होता है, आपको पता है 22 भाषाएं तो याद ही होना चाहिए, है ना? मणिपुरी, असमिया, संथाली, मैथिली, बांग्ला, फिर सिंधी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती, पंजाबी, कुमायूनी, फिर बोडो, डोंगरी, कश्मीरी, उर्दू, संस्कृत। ठीक है, और हिंदी? हिंदी नहीं है? हिंदी है ना, अंग्रेजी नहीं है। हिंदी कैसे नहीं होगा? तो 22 भाषाओं में इनका उल्लेख है। ये भाषाएं क्या है, हमारे विचारों को व्यक्त करने का तरीका। क्या हो गया? गाड़ी वाड़ी को ना साइड में किया करो ना बच्चों। इसके बाद सेकेंड होता है लिपि। लिपि क्या होगा? जो हम भाषा बोल रहे हैं उस भाषा को लिखने का एक तरीका। भाषा को लिखने का तरीका क्या होता है? लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। अब क्या है, हमारा जो हिंदी है वो हिंदी ऐसे ही नहीं विकास हुआ। हिंदी को का जो मातृभाषा है, हिंदी का जो मातृभाषा है, इसे हम बोलते हैं संस्कृत। क्या बोलते हैं हम इसको? संस्कृत। ठीक है, संस्कृत जिन्होंने आर्य लोग लेके आए थे वैदिक सभ्यता में आज से 4000 साल पहले। तो संस्कृत जो है बहुत ही कठिन शब्द होता था, कठिन भाषा हुआ करता था। इसको लिखा जाता था अपने तरीके से। ठीक है, संस्कृत जो है इसे सरल करने के लिए एक भाषा आया, जिस भाषा को हम पाली भाषा के नाम से भी जानते हैं। कौन सी भाषा? पाली। और आपको पता होगा गौतम बुद्ध जितने भी अपने उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? पाली। जैसे आपको ये पता होना चाहिए पाली भाषा के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। पाली के बाद पाली का प्रभंश मतलब पाली का बिगड़ा हुआ रूप आया, जिसको हम बोले प्राकृत। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। जो महावीर जैन जी थे, उन्होंने जितने भी अपने जो भाव दिए उपदेश दिए किस भाषा में दिए हैं? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा से इसका विकास हुआ हिंदी का, और विकास का हिंदी के बाद ये कहलाया अप्रभंश। क्या कहलाया ये? अप्रभंश भाषा। कौन सा भाषा? अप्रभंश वाली। अप्रभंश भाषा हुआ। अप्रभंश भाषा के बाद ये कहलाया हिंदवी। कौन सी भाषा कहलाया ये? हिंदवी। हिंदवी जो है यहीं से हिंदी का क्रम चालू होता है, और हिंदवी के बाद बना था आपका हिंदी। ठीक है, हिंदवी। तो यहीं से आपका हिंदी का इतिहास चालू होता है जब हिंदवी आता है। हिंदवी भाषा का सबसे पहले उपयोग किया था अल बरूनी ने। किसने किया था? अल बरूनी नाम का एक आया था इतिहास में, जो भारत का एक अरब क्या था, अरब कवि था, जो भारत में आके हिंदवी भाषा को फैलाने का कोशिश किया। तो ये है आपकी हिंदवी। हिंदवी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? हिंदी। हिंदवी का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाया? हिंदी। हिंदवी जो था इसमें सबसे पहले क्या लिखा गया था? पहला महाकाव्य लिखा गया था, जिसको हम सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी में लिखा गया पहला जो काव्य, महाकाव्य, काव्य नहीं महाकाव्य, कौन सा था? पृथ्वीराज रासो, जिससे लिखा था उसके बेस्ट फ्रेंड चंद्र बरदाई ने। किसने? चंद्र बरदाई। ये भी कहानी बता चुका था इसके बारे में। फिर हिंदवी के बाद क्या आया था? हिंदी आया था। हिंदी के लेखक, सबसे महान लेखक में से एक मुंशी प्रेमचंद, जिसे कलम का सिपाही बोलते थे। अगर उनके हाथ में एक कलम आ गया तो कलम आते हुए क्या कर देते थे? एक पूरा का पूरा कहानी लिख देते थे। क्या ये अभी नया कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी, गुल्ली डंडा, 12th के सिलेबस में बहुत सुंदर लगता है कहानी गुल्ली डंडा। 11th 12th में भी है, अभी चेंज कर, तो वहां पे याद रखना। बहुत अच्छा, इसका एक नंबर, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया ये बुक लिखा है, मतलब मजा आता है। ऐसा बोला जाता है कि हमारे मुंशी जो प्रेमचंद जी थे वो एक गरीब व्यक्ति थे, जिनके माँ बाप जो थे मतलब समझ लो बहुत गरीब हुआ करते थे। तो पता है उन्होंने कहाँ नौकरी की थी? जहाँ पे पुस्तकालय है ना, वहां पे नौकरी उन्होंने किया। उन्होंने बोला कि रात को मेरे को इस दुकान में बंद करके चल देना, मैं आपकी दुकान को सुरक्षित रखूंगा, चोरी होने नहीं दूंगा। इससे उनको क्या मिल जाता? वो पुस्तक पढ़ते थे रात।
तो ऐसा बोला तो रात में पुस्तक पढ़ा करते थे। ऐसा ऐसा बन बन के उन्होंने, ऐसा हो गया कि एक बुक मतलब एक कलम उठाते ही वो एक पुस्तक लिख देते, ऐसा बोला जाता था। एक पुस्तक पूरा कलम उठा कर छोड़े थे नहीं कलम को, जब तक वो पुस्तक कंप्लीट नहीं होता तब तक। एक बहुत ही फेमस है मालगुडी डेज, अब उसका देखना मालगुडी डेज, एक वो वीआर के नारायणन ने लिखा है उसको, के आर नारायणन ने, कितना उतना उसको भी देखना बहुत मजा आता है। और हिंदी वगैरह में पहले ना दूरदर्शन में इसका बहुत ज्यादा आता था। तो ये है कलम का सिपाही। इसके बाद बोला जाता है आधुनिक भारत के रचयिता या आधुनिक हिंदी के रचयिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोला जाता है, भारतेंदु। तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ व्यक्तियों के बारे में, है ना, तो उनके बारे में भी पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कबीरदास वगैरह इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। पहले आया संस्कृत, संस्कृत के बाद आया पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद हिंदी, ये कार्यक्रम चला। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हिंदी का मातृभाषा कौन सा है, तो संस्कृत। अब क्या हुआ कि हिंदी जो है ये संस्कृत से निकला है, हिंदी जो है वो संस्कृत से निकला है, इसलिए हिंदी को क्या नहीं बोला जाता है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं बोला जाता है, हिंदी को शास्त्रीय भाषा नहीं बोला जाता है। हमारे हिंदी में कुल मिला के 6 शास्त्रीय भाषाएं, हमारे हिंदी में कुल मिला के कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं, 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। वो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सा होगा, तो पहला है आपका पता होगा संस्कृत, पहला कौन सा है, संस्कृत। इसको लगा देना नीतीश भाई, इसको लेगा। तो पहला कौन सा है, संस्कृत, ठीक है। दूसरा है क्या वहां पे, ये ले, ठीक है। पहला कौन सा है, संस्कृत। शास्त्रीय भाषाओं में पहली शास्त्रीय भाषा है संस्कृत। दूसरी आपकी भाषा है जिसे हम बोलते हैं तमिल में, उड़ीसा में बोलने वाला उड़िया, ठीक है। आंध्र प्रदेश में बोलने वाला तेलुगु, तमिलनाडु में बोलने वाला तमिल, और क्या बोलते हैं केरल में बोलने वाला मलयालम, और कर्नाटक में बोलने वाले कन्नड़। तो हमारे यहाँ कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं देश में, 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो कौन कौन सा याद रखना अपन को, उड़ीसा में बोलने वाला उड़िया, संस्कृत है, उड़िया है, उड़िया के बाद नीचे तेलुगु, तेलुगु, फिर है तमिल, तमिल के बाद है मलयालम, और मलयालम के बाद है कन्नड़। तो मैं वैसे तो आपको बता चुका था, लेकिन आपको याद होना चाहिए तो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी है। क्लियर हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अब शास्त्रीय भाषाएं किसे कहते हैं, जिनका खुद का व्याकरण होता है, किसी अन्य भाषा से उत्पन्न नहीं हुए रहते हैं, उनको हम शास्त्रीय भाषा कहते हैं। हिंदी नहीं है क्योंकि हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुआ है। अब क्या हुआ कि कुछ भाषाएं, संस्कृत की जो भाषाएं थी, संस्कृत जो शब्द थे उसे सीधे सीधे किसमें उतार दिया, हिंदी में। संस्कृत के कुछ शब्द को सीधा सीधा हिंदी में ले लिया गया। कुछ ऐसे शब्द आते हैं जो संस्कृत और हिंदी के सेम होते हैं, ठीक है। तो जो शब्द संस्कृत से संबंधित है उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। जो सीधा संबंधित है किससे, संस्कृत से, उसे हम बोलते हैं क्या, कौन सा शब्द, तत्सम शब्द। और जो हिंदी शब्द सब है उसे हम बोलते हैं तद्भव शब्द। कौन सा शब्द, तद्भव। जो क्षेत्रीय भाषा बोले जाते हैं उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। कौन सा शब्द, देशज शब्द। और जो क्या होता है, जो बोला जाता है जो विदेश से है उसे हम बोलते हैं विदेशज शब्द। एक एक एग्जाम्पल पर बता दिया था आपको, फिर से बता देता हूँ। दुग्ध है तत्सम शब्द, जबकि दूध होगा तद्भव शब्द। दूध बोलते हैं ना, दूध, और इसे क्या बोलते हैं, दुग्ध। क्या बोलते हैं, दुग्ध। जैसे एक होता है अक्षत, सुने हो इसके बारे में, अक्षत, अक्षत चढ़ाओ जनरल बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है, चावल। तो अक्षत कौन सी भाषा होगी, तत्सम। चावल कौन सी भाषा होगी, तद्भव। घृत, घृत क्या होगा, तत्सम, जबकि घी क्या होगा, तद्भव। पगड़ी, पगड़ी कौन सा शब्द होगा, देशज। आलू कौन सा शब्द होगा, याद हो जाएगा, मानसून विदेशज, अरबी शब्द है। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इसके लिए आपका आज का पूरा होमवर्क है, ठीक है। इसको पूरा याद करके आना है जो मैं भेज रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा याद करोगे आपके लिए फायदा। एक बार तो देख ही लो ताकि आप जब क्वेश्चन आएगा तत्सम तद्भव से आप बना लेना, ठीक है। समझ में आ गया, तत्सम तद्भव समझ में आ गया। जो संस्कृत से संबंधित है, जहाँ घी अधर ऐसा कुछ दिखेगा ना, आप समझ लेना वो कहाँ, वहां पे क्या रहेगा, तत्सम। और जो आप जैसे कि नॉर्मली शब्द जो आप सुनते हैं उससे बोलते हैं हम लोग तद्भव। बस एक कोशिश करना, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, एक कोशिश करना कि जो आप बात करते हो वो बात शुद्ध हिंदी में होना चाहिए,
ठीक है। और जब आप छत्तीसगढ़ी पढ़ोगे तो शुद्ध शुद्ध छत्तीसगढ़ी बोलना, उसमें कोई भाषा नहीं होनी, ओनली छत्तीसगढ़ी यूज करना। और जिस समय आप हिंदी बात करोगे उसमें शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना। छत्तीसगढ़ी हिंदी को मिक्स मत करना, छत्तीसगढ़ी इंग्लिश को मत मिक्स करना, ठीक है। मैं ही बोल दिया, मिक्स मत करना, है ना, मिक्स मत करना। हमारा आदत बन चुका है, हम आदत को थोड़े छोड़ना पड़ेगा, 1 महीने के लिए सब छोड़ देना, ठीक है। आज से तत्सम और तद्भव, मतलब एक बात करते करते जब आप कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा तो उसमें आप खोजना कि तत्सम कौन सा शब्द बोला और तद्भव कौन सा बोला है। इससे आप में जो कैपेबिलिटी पढ़ने की वो बढ़ती है। संस्कृत कुछ शब्द आ जाते हैं जो संस्कृत से रिलेटेड रहते हैं, देखना आप। अरे बोल के तो देखना, कैसे बात करोगे दिमाग लगाना, बोल रहा हूँ कि उसमें देशज कौन सा होगा। अरे नहीं होगा संस्कृत तो देशज विदेशज को देख लेना कि कौन सा इसमें देशज है कौन सा विदेशज है। जब आप पूरा पढ़ोगे तब समझ में आएगा, तब जाके हिंदी पढ़ने में, हिंदी बहुत ही जबरदस्त है, ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। जबकि इंग्लिश को पढ़ो ABCDEFGH, कहीं से लग रहा है आपको कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे देखो क से कंठ से बोलेंगे, हैं, च को तालब से बोलेंगे, हमारा जीभ का अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। और सबसे ज्यादा वर्ण किसमें होंगे याद रखना, तो सबसे ज्यादा वर्ण जो है किस भाषा में होता है, तो मंदारिन भाषा में। कौन सी भाषा में? मंदारिन। मंदारिन तो एक मंदारिन का ही बिगड़ा रूप हम बोलते हैं चीनी। चीनी भाषा होता है ना, चाइनीज भाषा, वो भाषा है मंदारिन भाषा। सबसे ज्यादा वर्ण उसमें 92 वर्ण है। हाँ, हमारे में कितने वर्ण है? 52, उनमें 92 वर्ण, ठीक है। मंदारिन भाषा। तो चाइनीज लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मंदारिन। और जबकि हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। अब सबसे इम्पोर्टेंट, हम कौन सी लिपि लिखते हैं, तो हमारी लिपि कौन सी? हिंदी की देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। जबकि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। कौन सी लिपि? गुरुमुखी लिपि। जबकि अंग्रेजी भाषाओं की जो लिपि होती है रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। 3 को तो आपको याद कर लेना है कंठस्थ। हिंदी की कौन सी होगी? देवनागरी। हिंदी की होगी देवनागरी, जबकि पंजाबी की है गुरुमुखी, और जबकि इंग्लिश का है रोमन। ये 3 लिपियों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। हमारा देवनागरी लिपि ऐसा लिखा जाता है, जबकि रोमन लिपि को भी ऐसा लिखा जाता है, गुरुमुखी लिपि को भी ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। अब ऐसा कौन सा लिखा जाता है, तो आपके लिए होमवर्क है। हम हमेशा कैसे लिखते हैं याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है। हम हिंदी को कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं, याद रखना भाई, लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट या बाएं से दाएं। हम क्या करते हैं, हिंदी को हमेशा बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। सबको वैसे जनरली बाएं से दाएं लिखते हैं आप लोग, बस ये जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ोगे तो वो लोग दाएं से बाएं लिखते थे। लियोनार्डो डा विंची जो था वो मिरर लैंग्वेज लिखता था। लियोनार्डो डा विंची मिरर लैंग्वेज, मतलब वो ऐसा दिखता था, आपको सामान्य में नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको एक दर्पण लाना पड़ेगा, और दर्पण में देख के आप बताओगे कि लिखा क्या है, उसे मिरर इमेज बोलते हैं, ठीक है। समझ गए? तो आज से आपके लिए होमवर्क क्या है? तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। भाई ठीक है, आपको कंप्लीट हो गया, बना लोगे। तत्सम किससे बोलेंगे? संस्कृत, ठीक है। मेरा जूता है जापानी, जूता जापानी शब्द है। पतलून जो है इंग्लिस्तानी शब्द है। टोपी रूसियन शब्द है। ये तीनों कौन से शब्द हुए? विदेशज। रेल कौन सा शब्द है? विदेशज। साइकिल कौन सा शब्द है? विदेशज। विदेशज है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया ना, है कि नहीं? विदेशज। साइकिल का इंग्लिश शब्द है ना। क्रिकेट, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का हाइब्रिड शब्द है, बताया था ना आपको। प्रबंध क्या बोलते हैं उसको? हाइब्रिड को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड है संकरित शब्द, हिंदी में से संकरित शब्द बोलते हैं, है ना। संकरित शब्द, संकरण सुनी है ना? हाँ, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट हिंदी है। तो हिंदी का आज आपको तत्सम और तद्भव, मतलब आज का आपका होमवर्क हो गया कंप्लीट है। बाकी तो बताने की जरूरत नहीं है, समानार्थी किसे बोलते हैं, विरुद्धार्थी किसको बोलते हैं, पर्यायवाची किसको बोलते हैं, ये तो बताने की शायद जरूरत नहीं होनी चाहिए। जो जो पढ़ाने की जरूरत है वो पढ़ाऊंगा, जैसे स्वर है, समास है, संधि है, समास है, रस है, अलंकार है, छंद है ना, ये सब आपको पढ़ाएंगे। ये सब आता है प्रश्न। उसके बाद वाक्य शुद्धि बहुत जरूरी है। वाक्य शुद्धि प्रैक्टिस से आता है, इसके लिए कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं। मतलब शुद्धि आपको खुद आना चाहिए, बोलते बोलते शुद्धि आएगी, ठीक है। कंप्लीट। चलिए, अपना काम कर रखता है। चलो शुरू करते हैं आप मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में हम कल आपको क्या पढ़ाए थे? रेशियो, है ना। रेशियो, ठीक है। अनुपात एवं सम अनुपात, अनुपात एवं
समानुपात। ठीक है, तो इसमें हमने आपको टाइप 6 तक के क्वेश्चन बता दिए थे। ठीक है, मध्यानुपात, तृतीयानुपात, चतुर्थानुपात नहीं बताए थे क्या शायद? चतुर्थानुपात है ना, कुछ नहीं है। चतुर्थानुपात में वही प्रोसेस है जैसे 2:6 दिया है। क्या दिया है? 2:6। और इसमें हो गया समानुपात दिया है। ठीक है, समानुपात हमको दिया है 12:1। इसका मतलब क्या हुआ? इससे बोलते हैं चतुर्थ, ये हो गया चतुर्थानुपात। क्या हो जाएगा? चतुर्थानुपात। तब इसकी वैल्यू क्या निकलेगी? ये निकलेगी 2/6 बराबर 12/x। ये होगा, ये एक सीधा जाएगा, इससे ऊपर चला जाएगा। आपको पता है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 गुणा इधर से होगा तो 12 गुणित 6 और ये 2 हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा 2 छक्के 12 और 6 छक्का 36। तो चतुर्थानुपात इसका क्या निकलेगा? 36। तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है। चतुर्थानुपात 2, 6, 12 का चतुर्थानुपात में ऐसा लिख लेना। इन दोनों को पता है कैसे लिखा जाता है? 2/6, इसको लिखेंगे 12/x। बराबर किस पार है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो हो जाएगा 2x। 2x होगा वो 2 नीचे चला जाएगा तो ये चला जाएगा। तो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, तो इससे आप आसानी से प्रश्न बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया अनुपात समानुपात के पूरे प्रश्न कंप्लीट। एक मैंने आपको कल बता दिया था, वैसे सब क्वेश्चन दे भी दिया हूँ, उसको बना कर देखोगे तो पूरा बन जाना चाहिए, है ना। चलिए अब लास्ट, अब आते हैं, आज हम बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ना, जो आप लोग नहीं आएंगे, इनके भी नहीं आएगा, आप लोग आएगा, आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए इनको दिमाग खराब हो जाएगा, इनका स्ट्रक्चर अलग बनता है। वो तो आसान स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर बहुत कठिन। हाँ, उसका ऐसा ऐसा बनेगा जैसे ना, वो बोलूंगा ही तो डर जाएंगे, तुम नहीं बताऊंगा क्योंकि इनके आता ही नहीं है, तो क्यों मैं बताऊँ? तीन तो आसान, तो आसान है। चलिए अब आप शुरू करते हैं। किस ये 3 वाला क्या नहीं बताया हूँ? 2:4 है, 4:8 है। तो इसका इससे गुणा, इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, तो 2 चौके 8, 4 चौक 16, 8 चौक 32। यही तो एबीसी तक यही होगा। एबीसीडी में जब जाओगे तो उसका बहुत स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनता है। 2 4, फिर 4 8, फिर 8 3, फिर इसका इससे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इसका इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे इसका मल्टीप्लाई होगा। इसलिए मैंने बोला ना, इससे अच्छा कि इनके बच्चों का दिमाग खराब मत करो तुम लोग का। ABCD करके भी बना सकते हो, अलग से बन जाता है, ये बना देता हूँ मैं इसको, बट ये ऐसा स्ट्रक्चर एक ही बार में बन जाता है। चलिए शुरू करते हैं अगला क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपको एक नया यूनिट इसी अनुपात समानुपात से संबंधित है, सीधानुपात और विलोम अनुपात। लेकिन अब सीधानुपात विलोम अनुपात दिया है बुक में, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे MDH, MDH का मसाला, MDH का तड़का, अंग अंग फड़का, सुने हो ना? MDH मसाला है ना, वही MDH बताने वाले हैं, कुछ नहीं बताने वाले MDH। ठीक है, बस ऐसे समझ लेना क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे है ये नितेश है, देख आ रहा है। यहाँ पे हम करेंगे M1 D1 H1, लाइट दिख रहा है उसका, ये देख रहा हूँ मैं। इसके बाद आएगा W1, ये अपने को याद रखना है बस, MDH मसाला बटे W। ठीक है, MDH मसाला बटे W, बस इतना याद रखो कि ये बन जाएगा, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। MDH मसाला और बटे W1, MDH मसाला बटे W1। ठीक है, क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे रहेगा, अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 12 आदमी, क्या है? 12 आदमी। अब आप लोग ये मत बोलना आदमी क्यों बोलते हैं, औरत क्यों नहीं बोलते कर। ठीक है ना, तो 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या है? 12 आदमी किसी काम को कितने दिन समाप्त कर सकते हैं? 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को 9 आदमी कितने दिन में करेंगे? खत्म। क्वेश्चन ध्यान समझना क्या रहेगा, कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे इसको समझना। जैसे क्वेश्चन है कि 12 आदमी, 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी किसी काम को, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में? 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि 6 आदमी इस काम को
कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 6 आदमी मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आदमी कितना है 12, दिन कितना है 9, इसमें आदमी कितना है 6, आदमी हमें क्या निकालना है दिन। ठीक है, ध्यान समझना, इसमें आदमी, आदमी का मतलब मैंस पावर, एम का मतलब हुआ मैंस पावर। ठीक है, डे का मतलब हुआ दिन, एच का मतलब हुआ आवर घंटे, कई बार ये भी आएगा आवर भी रह जाएगा उसमें, उसमें वर्क होगा। अब भाई 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो काम कितना हुआ, एक ही काम हुआ ना, एक ही काम हुआ, तो एक काम को कितने दिन समाप्त कर रहे हैं 12 दिन में 9 आदमी मिलके। ठीक है, सॉरी 12 आदमी 9 दिन में करके। यहाँ पे मैंस पावर कितना दिया है 6, निकालना हमें है दिन, तो इस फॉर्मूले में रख दो, जो दिया है उसी को बस रखना है इसमें। तो एम का मतलब कितना दिया, M1 कितना दिया है 12, दिन कितना दिया है 6, सॉरी 9, इसके बाद बराबर इसमें आदमी कितना दिया है 6, दिन हमें निकालना है, बन जाएगा बस। आपको पता है एक इधर रखना है, 6 को नीचे ले आना है, बस समझ गया ना। ये पता होगा आपको कि अचर संख्याओं को अचर संख्याओं के साथ, चर को चर के साथ रखना होता है। तो ये क्या है अचर, ये आपका अचर संख्या, ये क्या बोलते हैं अचर संख्या, ये चर संख्या है। अब ये गुणा 6 में है, इस बराबर किस पर आएगा, किसमें चेंज आएगा, भाग में। बता दिया हूँ बार बार, गुणा किस पर होते ही चिन्ह बदल जाते हैं, गुणा से भाग आ जाएगा, भाग से गुणा हो जाएगा, जोड़ से घटा हो जाएगा, घटाव से जोड़ हो जाएगा, बराबर बड़ा खतरनाक है, इसी को बस समझना है। ये आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 12 गुणित 9/6, 6 दूनी 12, तो x बराबर 18। तो कितने दिन समाप्त कर देंगे, 18 दिन में। समझ में आ गया, किसी कोई परेशानी। अब इसी को क्वेश्चन में ऐसा और घुमा दिया। ठीक है, देखो ये बन गया ना, मैं इसको मिटा दिया, समझ में आ गया, जो लिखना है वो लिख सकते हैं, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, 12 आदमी हैं 9 दिन, यदि वो 12 घंटे काम करके, कितने घंटे, 12 घंटे काम करके उस काम को समाप्त कर रहे हैं, तो 6 आदमी उस काम को 18 घंटे करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है, 18 घंटे काम करके कितने दिन समाप्त करेंगे ये पूछेगा। तो प्रश्न क्या समझ में आया, 12 आदमी 9 दिन काम करके, 9 दिन काम, 12 आदमी 12 घंटे 9 दिन काम करके किसी काम को समाप्त कर रहे हैं, तो 6 आदमी 18 घंटे काम करके कितने दिनों में उसे समाप्त करेंगे, ये प्रश्न होगा। तो यहाँ पे 12 घंटे भी आ गया, 12 आवर आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 गुणित 9 गुणित 12 बराबर 6 गुणित 18 इंटू x, दिन निकालना है, घंटा निकल चुका है, मैंस पावर आ चुका है। तो यहीं से यहीं काटने की कोशिश करना तुम लोग। ठीक है, यहीं कट भी सकता है क्योंकि नीचे ही जाएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 9 कम 9 9 दूनी 18, और 2 और 2 खत्म, तो दिन कितना लगेगा 12, खत्म। तो इसे ऐसा ही बनाया जाता है। अब और क्वेश्चन को इसी को एक लेवल ऊपर चला जाता है कि 12 आदमी 9 दिन 12 घंटे काम करके 4 कुर्सियां बनाते हैं। कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 4 कुर्सियां बनाते हैं, 4 कुर्सियां बनाते हैं। तो 6 आदमी 18 घंटे काम करके अगर 8 कुर्सियां बनाना हो तो कितने घंटे काम करेंगे या कितने दिन लगेंगे। मतलब उनको क्या करना है, 12 आदमी 9 दिन काम, 12 आदमी 12 घंटे 9 दिन काम करके कितनी कुर्सियां बनाते हैं, 4 कुर्सियां बनाते हैं। तो 6 आदमी 18 घंटे कितने दिन काम करके 8 कुर्सियां बनाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका वर्क हो गया। तो वर्क के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू आ गया 12 गुणित 9 गुणित 12, और इसका काम कितना है 4 कुर्सियों का, है कि नहीं, 4 कुर्सियां बना रहा है ना, तो इसका कार्य कितना हुआ 4 कुर्सी पहले का। दूसरे का क्या हो जाएगा 6 गुणित x गुणित 8/8, सॉरी 18/8, कितनी कुर्सियां बनाना है 8 कुर्सियां। तो मैंने बोला ऊपर को ऊपर से डिवाइड करना, नीचे को नीचे से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ठीक है, 9 दूनी 18, 9, और ये हो जाएगा 2 और 2 कैंसिल, ये 2 नीचे में है, ये 12 ऊपर में है, नीचे चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा x बराबर 24। ठीक है, ये नीचे 2 बचा, इसमें 12 बचा, क्योंकि तो नीचे का ऊपर से गुणा होता है, तो 12 दूनी 24। यही 3 टाइप के प्रश्न आते हैं। पहले में क्या रहेगा, आदमी रहेगा, दिन रहेगा, इसमें आदमी रहेगा उसमें दिन निकालना रहेगा, या दिन रहेगा आदमी निकालना होगा, पहला।
दो ही रहेंगे। तो इस दूसरे में क्या होगा, आदमी रहेगा, दिन रहेगा, घंटा रहेगा। इसमें आदमी रहेगा, घंटा रहेगा, दिन नहीं दिया जाएगा, तो निकालना है। तो इसमें कार्य भी दे देगा कि 4 कुर्सियां बनाने कि 8 कुर्सियां बनाना है, कि 1 किलो खाना खाना है, 4 किलो खाना खाना है, ऐसा। जहाँ पे समझ लो, जहाँ दिन घंटे और आदमी की बात नहीं हो रही है, वो उसका कार्य है। 4 कलम बनाना है, 6 कलम बनाना है, समझ रहे हो। तो ये सब क्या है, उसके कार्य है। समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है। MD इसमें बस रखते जाओ। मैन दिया रहेगा, डे दिया रहेगा, आवर दिया रहेगा और वर्क दिया रहेगा। कोई भी दिया रहे, हम कैसे भी क्वेश्चन को इसको बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। वरना सबसे बहुत कठिन होता है, सीधा अनुपात निकालो, विलोमानुपात निकालो, फिर सीधा विलोमा को जोड़ते जाओ, ऐसा आता है। लेकिन ये बहुत ही सिंपल, इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन लिख ही जाते हैं। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से बनता है। चलो आप लोग बना के देखो, तब समझ में आएगा, है ना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बना कर देखते हैं। चलिए देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगा। यहाँ मैं फॉर्मूला को नहीं मिटा रहा हूँ ना। चलिए क्वेश्चन पहला है, ठीक है। अपने कॉपी में लिखेगा, कोई एक शब्द बोला तो उसके मुंह को मारूंगा, मुंह से नहीं बोलना है। क्योंकि सामने वाले बच्चा जो है हिल जाता है, अपना के आंसर पे डाउट करने लगता है। अरे बनाएंगे, गलत होगा तभी सही होगा, बनाना नहीं छोड़ना है। सही पूजा, फिर नींद आ रहा है तेरे को। चलिए आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 24 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में? 24 दिन में समाप्त करते हैं। तो 9 आदमी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलो प्रश्न ऐसे रहेगा, 18 आदमी किसी काम को कितने दिन समाप्त कर सकता है? 18 आदमी किसी काम को 24 दिन समाप्त कर सकता है, तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बन गया, बहुत बढ़िया। नहीं, ठीक है, सही है, सही है, आ गया इनका, सही है, दिखा दो, सही है, आ गए, सही है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, और कोई बच्चा? इसको क्या मजा आ रहा है, पहली बार चला रहे हैं क्या? बना, किसका किसका बन गया? गुड, सही है, सही है, और सही है, सही है। हाँ, क्या केसरी नहीं आया, क्या की है, दिखा ना। तो बनाई तो क्या है ये तो बता। एक आज में दिया है और दूसरा दिन दिया है, तो क्या होगा? किसका किसका? 18 और 24 को। इसके बाद इसमें क्या होगा? दूसरी तरफ 9 का गुणा x से होगा। x मतलब दिन निकालना है ना, 9 का गुणा x से होगा। आया पल्लवी? बोला नहीं, बोला ना। ये कौन है री? कहाँ बोले? ऐसा? अरे तुम लोगों का हाल चाल है भैया जी, छोटे बच्चों? छोटा बच्चा जान कर हमको नाच, तेरा क्या हाल चाल है? तो बताता नहीं है, ठीक है। दिलेश्वर, हाँ भाई, सब बढ़िया। अरे साहू जी, हाँ, अमित, अनिल, अरे यार हमारा दोनों जुड़वा भाई वैसा लगता है। साहू जी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दिखाइए तो पहले। कटाने नहीं आ रहा है क्या? अरे बाबा रे, जो आसान काट रहा है उसको नहीं काट देते यार। 9 कम 9 दूनी 18, उधर उधर
मैंने बोला था कुछ नहीं करना बेटा, सामने सामने को, यहाँ पे देखो, 9 कम 9, 9 दूनी 18, नहीं होता है, 9 कम 9, खत्म हो गया भैया। अब इसका गुणा 24 का गुणा 2 से करो, कितना आएगा? है काम नहीं, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? चलो प्रश्न लिखो, प्रश्न पूरा लिखो, चलो प्रश्न को पूरा लिखो ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा लिखो, ठीक है? ठीक है, लिखो अच्छे से। 24 आदमी 24 आदमी 24 दिन 24 आदमी 24 दिन 18 घंटे काम करके 24 कितना मैंने बोला? 24 आदमी 24 दिन 18 घंटे काम करके किसी कार्य को समाप्त करते हैं, है ना? उसी कार्य को ठीक है 48 आदमी, कितने आदमी? 48 आदमी, ठीक है 36 घंटे काम करके, कितने घंटे? 36 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे? कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 24 आदमी 24 दिन 18 घंटे काम करके किसी कार्य को समाप्त कर रहे हैं, तो 48 आदमी 36 घंटे काम करके इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? चलो बनाओ, तो देखते हैं बच्चों ऑनलाइन जल्दी से कौन निकालता है इसको। देखते हैं कौन स्पीड से निकालता है। हाँ भाई, आ गया था ना? बहुत बढ़िया, x बराबर लिख दो वहां पे बगल। वाह क्या बात, क्या आया भाषा समझ में? अरे मैसेज तो डालो, आया कि नहीं आया? हाँ गुड, वाह। तेरा क्या है चार रुद्र, उसको कहे झाँक रहे हो? कंफर्म है, सही है, नहीं आ रहा है? क्या ये नहीं आ रहा है? अरे कुछ नहीं होगा, MDH में रखते जाओ। AM का मतलब क्या हुआ? 24। डे का मतलब कितना हुआ? 24। डे आवर का कितना आया? 18 बराबर आदमी कितना आया? 48। दिन हमें निकालना है, घंटा हमें पता, घंटा में पता। अब देखो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 18 कम 18, 18 दूनी 36, 2 कम 2, 2 12 24 और 2 छक्का 12, तो x का मान आएगा। काटना मतलब ये कटने वाला ही जनरली प्रश्न दिया रहेगा, और हमेशा याद रखना ऐसे ही आप लोग मत बनाना, ठीक है? और ऊपर को ऊपर से ही काटना, नीचे नीचे से कटता है, ऊपर ऊपर से कटता है बराबर, क्योंकि नियम यही बोलता है कि नीचे ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे जाएगा, तो कट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया जी? काटने का तरीका पहाड़ा 10 बार बोल चुका हूँ, याद रखो, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 10 बार बता चुका हूँ, पहाड़ा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी, बहुत नेसेसरी है, समझ गया? वो डर गई, किस ध्यान है, एकदम ध्यान में थी, समझ गए? आसान है ये प्रश्न, बन रहे हैं? बनेगा तो आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन दो, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है? कोशिश आज से पूरा कोशिश करूंगा कि 9-10 बजे तक आपके बोलते नहीं कॉपी में, मतलब आपके 10 बजे तक आपके व्हाट्सएप में क्वेश्चन पहुंच जाए वाला ना। चलिए एक और क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से ध्यान, समझ में आ रहा है बाबू? बाबू लोग काटने आना चाहिए बस, ठीक है? मैं मार काट का बात कम करता हूँ, लेकिन इसमें काटना जरूरी है। हम मैथमेटिक्स वाले बहुत खूंखार होते हैं, किसी को भी काट देते हैं, खून भी नहीं लगता और काट भी देते हैं, है नहीं? दाग भी नहीं लगने देते, और
ठीक है ना। चलो अगला हम शुरू करें, अगला क्लास, अगला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन लिखने से आपको अच्छा फायदा होता है। क्वेश्चन लिखो, नीचे देख। ठीक है, 36 आदमी, हाँ माँ जी, 36 आदमी, ठीक है, 24 दिन, 36 आदमी 24 दिन 6 घंटे खाना खा के, 6 घंटे खाना खा के 92 किलो चावल खत्म कर देते हैं। 92 किलो चावल खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्या समझे? ये 36 आदमी 24 दिन 6 घंटे खाना खा के 92 किलो चावल खत्म कर देते हैं। इसका मतलब ये हद रहा नहीं। ठीक है, तो 24 आदमी क्या है? तो 24 आदमी, ठीक है, 48 दिन, 24 आदमी 48 दिन 3 घंटे, कितने घंटे? 3 घंटे खाना खा के, 3 घंटे खाना खा के, ठीक है, 92 किलो खाना को कितने दिन में खत्म करेंगे? ठीक है, एक मिनट पूरा दिन लिख दिया हूँ ना। घंटे में कितने घंटे बोलूंगा? x घंटे, तो क्या कहे घंटे को काट देना ना। क्या क्वेश्चन यहाँ समझना है बोला ना। 36, हाँ घंटा निकालना है। 36 आदमी 24 दिन 6 घंटे खाना खा के 92 किलो चावल खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो 24 आदमी 48 दिन कितने घंटे काम करके, कितने घंटे खाना खा के 92 किलो चावल को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आपको 92 किलो क्या होगा? इसका काम होगा ना, याद रखना। चलो बच्चों, कौन सा देता है सही आंसर जल्दी से? तो प्रश्न नहीं समझ में आया बता दो। आ गया? चलो ठीक है, तो बनाओ जल्दी से। कैसे कैसे का काटना है बस प्रश्न में रख दो। मेरे को पता है 2 बच्चे ऐसे जिनको घर में बहुत दिमाग लगता है। एक है दीपक और दूसरा है नितेश। नितेश को अपने काम में बहुत दिमाग लगता है और दीपक को घर में। इनका बनता है वहीं पे, यहाँ नहीं बनता। ऐसा क्यों? दिलेश्वर आज मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? आ गया कल पार्टी बना के। हाँ, लक्ष्मी का भाई नहीं पूछा तो किसको देता है? तो किसको देता है पार्टी? हाँ, हम मनाएंगे जिस दिन पास होंगे उस दिन पार्टी रहे। ज्वाइनिंग लेटर, हाँ भाई रे, पूरा जितना कटना है उसका कटाना है। एक्स की वैल्यू निकालना है। एक्स की वैल्यू क्या आएगी? ठीक है, घंटे में कितना खा रही है, मतलब कितना खाएंगे? अरे 2-3 से काटे, 2-3 से काट, ज्यादा क्या है? 2-3 से काट, 4 से काट, 5 से, और 12 पहाड़ा मत पढ़, 14 5। अरे कटेगा ही कटेगा 12-13 पहाड़ा में, किसी न किसी पहाड़े में, किसी न किसी पहाड़े में तो कटेगा ना भाई। नहीं, 4.5 पा रहा है। कैसे आ गया? देखते बहुत कटा के, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आगे चले बच्चों, आया भाइयों? 2 घंटे आ गया। चलो ठीक, देखते हैं। और कोई बच्चा? बढ़िया, नया आंसर, ब्रांड न्यू। और कोई नहीं कर रहा है ना? चलिए, इसको पहले बनाया कि नहीं बनाया वो मेरे को देखना है पहले। देखा है, नया आंसर आगे खत्म, गलत है। अरे देखो कैसे काटना है इसको, देखो पता है इसको, तो पहले रखना है 36 आदमी 24 घंटे, 24 दिन 6 घंटे काम करके कितने 92 किलो चावल खा रहे हैं, ये इसका काम होगा। ये तो जमाने आ रहे हैं ना सबको, क्योंकि जमाने के बाद आपको काटना भी जरूरी है, पर जमाने ही आना चाहिए। फिर बोला क्या है? 24 आदमी, कितने आदमी थे?
कितने दिन थे? 48 दिन। कितने घंटे निकालना है? और 92 किलो चावल खा रहे थे, ठीक है। 36 आदमी और तुम 24, सीधी 42 किलो खा दिए। बड़ी नाइंसाफी काटे थी। 12 दूनी 24, 12 थी 36, ठीक है। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, अभी हो जाएगा 3 तिया 9, 9/2 आएगा। 2 कैसे आया? ये 2 बचा था, ये 2 नीचे आएगा, ये दोनों पूरा थे 9 आया, 9/2 और ये हो जाएगा। अब यही है कि कुछ बेवकूफ लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से निकाले हैं, 4.5 सब निकाले होंगे और आया भी होगा। 4.3 कैसे आएगा रे? 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अरे मेरी माँ 9/2 होगा। 2 चौके 8, बचे कितना? 1 दशमलव लगाएंगे 10, 2 पंचे 10, 4.5 ऐसा ही आएगा। तो बहुत महान हो, मेरे को पता है महापुरुषों की तुम लोग टोली हो। 4.5 तो सही है, चलो ठीक है, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। कैसा देगा? 4 घंटे, 4 घंटे, 4 सही 1/2 एक हो सकता है। क्वेश्चन में क्या देगा? 4 सही 1/2 घंटे, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। कई बार ऐसा नहीं देता है, कई बार देगा 4 घंटे, 4 घंटे 30 मिनट। आधा क्या होगा? 1 घंटे का आधा कितना होता है? 30 मिनट ही होता है ना। 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो 1 घंटे का आधा कितना होगा? 30 मिनट। ये दोनों ऑप्शन सही रहेगा, इसीलिए मैं इसको बताया हूँ। 4 सही 1/2। ऐसा देख रहा हूँ जैसे दिख नहीं रहा होती, बोलते भैया नहीं दिख रहा है करके। 4 सही 1/2। अब आपसे प्रश्न होगा, देखते हैं कौन बच्चा को, आराम से बैठ के बनाना, कोई हड़बड़ी मत करना। प्रश्न 2 से 1 से 2 आएगा ही आएगा, जिसे आपको बनाना है, ठीक है। बन जाएगा जी, बोलिए मैम। जी या एग्जैक्टली, तिर्यक गुड़ा है ना, तिर्यक गुड़ा, ठीक है मैम, बन जाएगा, बन जाएगा। इसको याद रखना, घर में जाकर मस्त अच्छे से बनाना, है ना, एकदम हेल मेल के, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़े, आप आगे बढ़े। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है हमारा प्रश्नों का सीरीज, ठीक है। इनको भी पता होना चाहिए कि आप लोग कितने महान, ये भी आंसर देते हैं, सही है। तो आंसर को चेक करने के लिए ऐसा करता हूँ। चलिए शुरू करें प्रश्नों का समूह, शुरू करें भैया जी। प्रश्न कल हमने क्या पढ़ा था? अनुपात एवं इसमें भूगोल में पेट्रोलियम आज पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ पढ़ चुके थे। चलिए आपसे ये प्रश्न आता है, अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी, आप लोग भी आंसर दो। राजस्थान, किसमें? राजस्थान में, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कल ही बताया हूँ, दक्षिण भारत की अन्नामुदी, वेरी गुड, अन्नामुदी। और पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कौन सा एवरेस्ट? चल उठ जा पल्लवी, हाँ आज तो भाई आज टूट सकती है, जगह तो है। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? अर्थशास्त्र के जन्मदाता है, तो पुस्तक का नाम है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ है ना, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत, ये सुने हो क्या? नहीं याद है ना, एडम स्मिथ है ना। हाँ, क्या है? डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी, मांग एवं पूर्ति, मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। चलिए और प्रश्न पूछूं? हाँ चलो शुरू करते हैं, नॉन स्टॉप क्वेश्चन प्रश्न शुरू, ठीक है। चलिए आप बताना कि प्रधानमंत्री का क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मैक्सिमम कितने वर्ष तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है एक टर्म में? 5 वर्ष, है ना। कितने वर्ष? 5 वर्ष, ठीक है। मंत्रिमंडल ज्यादा शक्तिशाली होता है कि मंत्री परिषद ज्यादा शक्तिशाली होता है? मंत्रिमंडल, क्योंकि मंत्रिमंडल में कौन होते हैं? कैबिनेट मंत्री। कौन से मंत्री होते हैं?
तो कितने टाइप के मंत्री होते हैं? कौन कौन से? एक में कैबिनेट मंत्रालय, दूसरा होता है राज्य मंत्री, और तीसरा है उप मंत्री। मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी इसमें आता है। आप नहीं डिस्कशन मत करो, सुन लो, समझ रहे हो? चलिए सर खड़े होइए। कितने टाइप के पाठकाल होते हैं? कौन कौन से सर जी? एक वित्तीय। राष्ट्रीय पाठकाल कितने बार लगा है हमारे देश में? हाँ, कौन कौन से टाइम? 62, 65 और 75। ठीक है, 62, 65 और वित्तीय पाठकाल कितनी बार लगा है? कोई भी बार नहीं लगा, याद रखना। वित्तीय पाठकाल हमारे देश में एक भी बार नहीं लगा है। ठीक है, हाँ सही है। इसके बाद आपको बताना है कि मैम आप बताएंगे कि राष्ट्रीय पाठकाल के लिए कौन सा अनुच्छेद है? चुप रहना, कोई नहीं बताना। यार ये कितना अनुच्छेद? 395 होता है। बताया था 352 बैठ 352 है ना। राष्ट्रीय पाठकाल बैठ जाओ। राष्ट्रीय पाठकाल कितने होगा? 3 बैठ जाओ भाई। 352 राष्ट्रीय 356 और वित्तीय 360। चलिए सर जी, मनी बिल धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है? मनी बिल रे 110। एमओ नहीं बताया था? मनी बिल एम के बीच वाले भाग को बता दो तो एक एक जीरो बनता है। तो याद रखना धन विधेयक किससे संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 110। बैठ जाओ। हमारे यहाँ कितने सबसे सर्वोच्च न्यायालय को हम क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ किस प्रकार की नागरिकता? एकल की दोहरी? एकल। आप छत्तीसगढ़ के नागरिक हो कि भारत के? भारत के नागरिक हो तो इसी को बोलते हैं एकल। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? भारत का। विश्व का पहला लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका। ठीक है, विश्व का पहला कौन सा? अमेरिका का क्या है संविधान जो है वो क्या? भारत। विश्व का सबसे शक्तिशाली है ना। विश्व का पहला अलिखित संविधान जो है वो किसने लिखा था? वो किसका है? विश्व का पहला अलिखित संविधान इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड का सबसे पहले है अलिखित संविधान। ठीक है, अलिखित मतलब क्या होता है? वो संस्कारों पर आधारित होता है। ठीक है, उसको लिखा नहीं है बैठ के। हमारे यहाँ कितने दिन में हम लोग लिखे हैं संविधान को? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। मैं इसलिए बोला हूँ क्योंकि मैं पता सब लोग गलत बोलोगे। जैसे लिख लो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान बना था। अब आज हम पढ़ने वाले थे कौन सा संसाधन? ऊर्जा संसाधन। कौन सा संसाधन? ऊर्जा संसाधन के बारे में। अभी ऊर्जा संसाधन क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा संसाधन आज हम पढ़ने वाले थे। ये ऊर्जा संसाधन होता क्या है? 2 वर्ष 11 माह 18। 2 वर्ष 11 माह। और अब देखिए ऊर्जा स्रोत क्या होता है? ठीक है, ऊर्जा क्या होती है आपको पता होना चाहिए। ऊर्जा को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। सुने होंगे इसके बारे में। यही ऊर्जा का नियम है। ऊर्जा का नियम बोलता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा जो होती है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। और इसी ऊर्जा का ही उपयोग करके वैज्ञानिकों ने आज हमारे लिए बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे ऊर्जा का आप रूप देख सकते हो। जैसे ये है विद्युत ऊर्जा। दिखता है क्या विद्युत ऊर्जा? महसूस होता है? कब महसूस होगा? एक प्लग लगाना, प्लग के नीचे का तार निकाल देना और फिर छू के देखना। ठीक है, तो आपको स्पष्ट रूप में इस ऊर्जा का एहसास होगा। इस ऊर्जा को अगर आप जिंदा रह गए तो आप बोलना विद्युत ऊर्जा है। अगर आप रह गए तो विद्युत ऊर्जा है, और नहीं है तो हम बोलेंगे कि विद्युत ऊर्जा है, इसको लेके चले गए, है ना। लगा था
तो पता चल गया होगा विद्युत ऊर्जा होता क्या है ना। झटका, शॉक लगा लगा लगा। तू काहे बन रहा था, आई लाइक इट जैसा मजाक कर रहा था, वो होता है ना। तो देखो एक होता है ऊर्जा। अब ऊर्जा ये हो गया एक विद्युत ऊर्जा। क्या आप उस विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित रूप देख रहे हो आप यहाँ पे, मैं भी दिखाऊं आपको यहीं पे। देखो ऊपर में पंखा, पंखा क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है। यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। एक विद्युत ऊर्जा किसको चेंज कर रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा में। किस ऊर्जा में चेंज कर रहा है, प्रकाशीय ऊर्जा में। ठीक है, प्रकाशीय। तो हम क्या देखते हैं कि ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं और इसे रूपांतरित करते हैं। जैसे आपका फोन, मोबाइल फोन क्या करता है, आप क्या करता है, मोबाइल फोन क्या करता है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। ध्वनि ऊर्जा में, तभी तो आपको सुनाई दे रहा है ना। यहाँ पे बैठे बैठे आप कहीं और किसी दोस्त से बात कर रहे होगे, है ना। वैसे भी जियो आ चुका है, सब बच्चों को कॉल करो व्यक्ति बताता है ना। है कि नहीं पल्लवी, नहीं बोल रहा हूँ ना। हाँ, सारे बच्चों का ऐसी होता है, ये बात नहीं होती। कोई दोस्त से, आजकल तो वो 10वीं बच्चे बोलते हैं कि सर बिना बात करें हम तो पढ़ नहीं सकते। बात करके पढ़ा कैसे जा सकता है, ये भी बता दे बोल रहे। अरे ऐसा डिस्कस नहीं, उनका डिस्कस मेरे को पता है। ठीक है, आज आइसक्रीम खाई, आज चावल खाई, आज जी खाई। उसके बाद कुछ कुछ तो को देखना, खुसुर 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 क्या बोलते समझ नहीं आता। तो ध्वनि ऊर्जा जो आपका विद्युत ऊर्जा किसे चेंज करते हैं, ध्वनि ऊर्जा में। सब लोग हंस रहे हैं, मतलब सब जानते हो। ठीक है, इसके बाद कौन कौन चोर है, चोर है क्या बोलते उसको, चोर के दाढ़ी में तिनका। मास्क लगाने वाले छुपा के रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका, आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम बढ़ेंगे तो आपको ये ऊर्जाओं का पूछा जाता है कि ये ऊर्जा से क्वेश्चन पूछता है कि जनरेटर क्या करता है। जनरेटर देखो शादियों में लगा रहा खक्कर 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 खक्कर, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, है ना। मशीन, ये जो आपका ये जो पानी है, वो पानी क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है, तभी तो पानी ऊपर फेंकता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही आपका माइक्रोवेव, माइक्रोफोन, ठीक है, ये सब ग्रामोफोन, ये सब होते हैं, इसको आपको बताना है। प्रश्न आते हैं, अब ज्यादा इस बात नहीं करूँ। लाउड स्पीकर क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को साउंड ऊर्जा में चेंज करेगा ना, साउंड में आता है। तो ये सब ऊर्जा के रूपांतरित रूप है। वैसे ही दो ऊर्जा है, बहुत ही फेमस ऊर्जा है। एक ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं नवीनीकरण ऊर्जा और एक होता है अनवीनीकरण ऊर्जा। नवीनीकरण ऊर्जा किसको बोलेंगे, जिसे हम उपयोग में पुनः ला सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक बार खत्म होके हो सकता है कि दोबारा उपयोग उसका किया जा सकता है। बट क्या आप नवीनीकरण ऊर्जा को इसका उपयोग कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कोयला, जैसे एक है उदाहरण हम ले जाओ कोयला, कोयला, और एक उदाहरण ले रहा हूं मैं सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा मतलब समझ रहे हो, सूर्य से आने वाली ऊर्जा। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा। और एक ऊर्जा ले रहा हूं मैं कोयला ऊर्जा। कोयला आपको पता है जमीन से निकाला जाता है। कोयला के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। हमको पता होना चाहिए कि एक युग था जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिफेरस युग। कार्बोनिफेरस युग के समय जस्ट उससे पहले था जुरासिक युग। जुरासिक युग वो युग था जहाँ पे बहुत बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। ठीक है, उस समय बता रहा हूँ ना। तो ये जो आपका एंथ्रेसाइट जो है क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या बोल रहा था, जुरासिक युग। जुरासिक युग में क्या हुआ, बड़े बहुत बड़े बड़े क्या हुआ करते थे, जानवर हुआ करते थे। जैसे मैमथ हुआ करता था। मैमथ मतलब हाथी की तरह होता था, लेकिन हाथी से 4 गुना ज्यादा होता था। ठीक है, उस समय जिराफ जो था वो छोटा हुआ करता था। उसका आज के समय में जिराफ का जो सिर लंबा है ना, वो ऐसा लंबा सिर का नहीं हुआ करता था। जो घोड़े होते हैं ना, गधे घोड़े, वैसे ही हुआ करता था वो। ठीक है, वैसे ही बताया जाता है कि डायनासोरस हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े डायनासोरस हुआ करते थे। आज के समय में आप जो ब्लू व्हेल मछली सुनते हो, ब्लू व्हेल मछली का एक डायनासोरस पार्ट हुआ करता था, जो आज की ब्लू व्हेल मछली से लगभग लगभग 25 गुना ज्यादा भारी था। अगर आप सोचो कि आज का जो ब्लू व्हेल मछली है 25,000 किलो का होता है, तो उस समय का जो वो था कितना बड़ा हुआ करता था, सोच सकते हो। तो 25 गुना, है ना, लाख 1.5 लाख किलो, मतलब जब 10-20 लाख किलो के आसपास हुआ करता था। एक को खाए तो साल भर के लिए पूछ जाता है, ऐसा टाइप का। एक को मारे तो पूरा का पूरा चक्रवाटा के लिए बढ़ जाएगा, इतना बड़ा, है ना। तो ये है आपका, तो उतना बड़ा हुआ करता था मछली, उतना बड़ा हुआ करता था जानवर। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ, कार्बोनिफेरस युग में ये समय आ गया
कि जिस समय भूकंप आया, भूकंप आने से क्या हुआ कि भूकंप आने जितने भी ऊपर में जितने भी जीव हुआ करते थे वो नीचे दब गए। अब नीचे दबे थे, क्या हुआ, जो समुद्र थे ना, समुद्र जो थी, समुद्र जहाँ पे भूमि है, तो समुद्र के किनारे में दबे, भाई मरेगा तो समुद्र के किनारे में ही तो आएगा, समुद्र के किनारे में आ गए, तो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े जानवर दब गए। ठीक है, जितनी भी आपको उस समय के पेड़ पौधे हुआ करते थे वो पेड़ पौधे, भूकंप आया, भूकंप आया तो मिट्टी ऊपर आ गई और पेड़ पौधे हो गए नीचे। वैसे ही आपके क्या हुए, जो कहाँ पर काला कलर का उस समय मिट्टी हुआ करता था वो काली मिट्टी भी नीचे दब गई। अब ये जो आपका ये जो जानवर दबे, ये जानवर का तेल निकला, ये जानवर किसमें चेंज हो गए, तेल में चेंज हो गए। किसमें चेंज हो गए, तेल में। और ये जो हुआ करते थे किसमें चेंज हो गए, कोयले में। तो उस समय की जितनी लकड़ियां जो दबी वो किसमें चेंज हो गई, कोयले में। और उस समय जितने भी काली मिट्टियां दबी वो भी कोयले में परिवर्तित हो गया। ये जो आपका काला कोयला दबा इसे हम बोले काला कोयला, और ये जो हुआ करता है इसे हम बोले भूरा कोयला। तो कई बार आपको भूरा कोयला भी देखने को मिलेगा और काला कोयला भी। भूरा कोयला जो होता है वो धुआं ज्यादा देता है, जलता कम है, जबकि काला कोयला जलता ज्यादा है, धुआं कम देता है। तो कौन सबसे बेस्ट होगा, जो धुआं कम देगा, जलेगा ज्यादा, वही सबसे बेस्ट होगा ना। तो ऐसे टाइप के कोयले बने। ये क्या निकले, ये बने कीचड़। पहले क्या बने, कीचड़। इस कीचड़ को बोला जाता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। तो जितने भी आपको खाड़ी देश मिलेंगे, खाड़ी मतलब जो समुद्र से लगे हुए देश है, वहां पे आपको तेल मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं पेट्रोलियम। इस कीचड़ को निकाला जाता है, निकाल के इसे रिफाइनरी में डाला जाता है, रिफाइनरी से इसमें से तेल निकाला जाता है। इसमें नेचुरल गैस रहता है, इसमें डीजल रहता है, पेट्रोल रहता है, केरोसिन रहता है, मोम रहता है। मोम मतलब समझ रहे हो, जो यूज करते हैं, वैक्सीन वगैरह यूज करते हैं, वो सब होता है। और ये होता है कोयला। तो यहाँ पे याद रखना, नवीनीकरण मतलब क्या, अब इसको हमने जमीन से निकाला है, क्या दोबारा बनेगा क्या, डीजल निकाले यूज करे दोबारा उसका यूज हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या होगा, अनवीनीकरण। डीजल पेट्रोल ये सब क्या होंगे, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। क्या होंगे ये, अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। जबकि जबकि सौर ऊर्जा, इसको हम जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा है, जब तक, कौन है यार, किसी गाड़ी है क्या, जगह है। तो सौर ऊर्जा क्या है, जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा है, जब तक सूर्य है तब तक ऊर्जा होगी। तो कौन सी ऊर्जा होगी, नवीनीकरण ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा होगी, अनवीनीकरण ऊर्जा। ये नवीन क्या है, अरे नहीं चलो भैया अभी बाद में आना, ठीक है। ये क्या, तो सौर ऊर्जा जब तक सूर्य है तब तक सौर ऊर्जा रहेगी। जबकि कोयला जलने के बाद दोबारा उपयोग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। कोयला दोबारा नहीं, पेट्रोलियम यूज हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो जो क्या दोबारा उपयोग नहीं होगा, अनवीनीकरण, जो हो सकता है वो नवीनीकरण। ठीक है, समझ गए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, दोबारा उपयोग। एक बहुत ही फेमस ऊर्जा भी आया है, हाइड्रोजन ऊर्जा। हाइड्रोजन, आज के समय हाइड्रोजन जो होता है ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये अप्रदूषित होता है, जबकि आपको पता है नवीनीकरण, अनवीनीकरण जो होता है, अनवीनीकरण प्रदूषित होता है कि नहीं होता है। अनवीनीकरण जो होता है वो प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलाएगा, जबकि नवीनीकरण प्रदूषण नहीं फैलाता है। इसे हम बोलते हैं हरित ऊर्जा, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रदूषित ऊर्जा। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे देश में कोयला मिलता है, कि कहाँ कहाँ हमारे देश में लोहा मिलता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। वैसे नवीनीकरण अनवीनीकरण समझ लोगे, प्रश्न इससे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे, ठीक है, समझ में आ गया, चलो, ठीक है भाई।